राजगंज हिंसा में राम गोपाल के हत्यारों को जिला सत्र न्यायालय के द्वारा मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा दी गई और अन्य 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। इस पर बहुत से लोग अपने अपने तथ्य दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है या ये सही हुआ है। एक लॉ स्टूडेंट होने के कारण इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें और किस एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने यह सजा दी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गोली चलाई गई सरफराज के द्वारा, उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले मुख्य आरोपी के घर के सामने जब जुलूस निकल रहा था तो वहां पर रोक दिया गया और जहां पर लोग उत्तेजित हो गए और राम गोपाल मुख्य आरोपी सरफराज के छत पे चढ़ गया और नीचे से सरफराज के द्वारा गोली मार दी गई। और गोली मारने से पहले भी सरफराज का जो एक एंगल से एक वीडियो आ रहा है कि उसने लोड की हुई है बंदूक, यानी कि ये इरादतन हत्या थी, गैर इरादतन हत्या नहीं थी, ये इरादतन हत्या थी, यानी कि पहले से ही लोड किया गया बंदूक को और फिर उससे गोली मारी गई। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो गोली लगी है वो राम गोपाल के गर्दन पे लगी है। लगभग 29 छर्रे दिखाई पड़ते हैं जिसमें गर्दन पर लगी है, सर पे लगी है और राम गोपाल का जो सबसे आप कह सकते हैं फेफड़ा है, वो भी अभी मैं कोर्ट में देख रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेडिकल रिपोर्ट उस समय बनी थी, उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे कि आखिर छर्रे इतने ज्यादा कैसे फैल गए। तो सबसे बहुत ही माइन्यूट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जो न्यायालय होती है वो एविडेंस देखती है। और यहां पर अगर कोई आपके घर की छत पर चढ़ गया है तो अगर उसके हाथ में धारदार हथियार नहीं है, वो कोई हत्या करने के प्रयास से आपके छत पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे गोली नहीं मार सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है अगर उसके हाथ में कोई हथियार होता तो आप गोली चला सकते थे, वो सिर्फ एक झंडा बदल रहा था। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ उसके बहुत ज्यादा कर सकते थे, तो सिर्फ पैरों पे गोली मार सकते थे, सर पे या सीने पर ऐसी गोली मारने का सवाल ही नहीं उठता था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जिला सत्र न्यायालय के द्वारा कि यह इरादतन हत्या थी, और जब कोई इरादतन हत्या करता है तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट मुख्य रूप से फांसी की सजा ही देती है। इसमें बहुत से लोग अखलाक के मामले को भी लेकर के जोड़ते हैं कि उसकी जो लिंचिंग हुई थी उस मॉब लिंचिंग में क्यों नहीं फांसी दी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण वो बात होती है कि जब किसी की लिंचिंग होती है तो ऐसी स्थिति में क्लियर नहीं होता है कि कई लोग मिल करके मारते हैं, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर किसके द्वारा वो मर गया वो व्यक्ति। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि यहां पर तो सीधा सीधा गोली चलाने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कोर्ट को सीधा एविडेंस मिल रहा है कि इस व्यक्ति ने गोली चलाई और वो मर गया। वहां पर कई लोग मिल करके कुछ लोग थप्पड़ भी मारते हैं और ज्यादातर उसमें यह माना जाता है कि यह गैर इरादतन हत्या थी। इसीलिए कोर्ट ऐसे मामलों में फांसी देने से बचती है या उम्र कैद की सजा दे सकती है। तो इसीलिए लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के मामले में और यह मामला बिल्कुल दोनों ही अलग हैं। इन दोनों को एक साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। नमस्कार।